आप देखिए चौथा जो मेथड है द्विवर्णता, द्विवर्णता के द्वारा भी अपन समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। द्विवर्णता का तात्पर्य क्या है पहले ही समझिए। तो द्विवर्णता का मतलब कुछ क्रिस्टल द्विवर्णक होते हैं, हाई क्वालिटी के द्विवर्णक क्रिस्टल। द्विवर्णक का तात्पर्य क्या है? दो में से एक का वर्ण करना, सेलेक्ट करना। दो किरणों में से एक को सेलेक्ट करना और एक को एब्जॉर्ब कर लेना, यानी कि एक को पार होने देना और एक को रोक देना। कह सकते हैं जैसे दरवाजे में एक पार हो जाए और एक रुक जाए। तो दो में से एक को सेलेक्ट करना कहलाता है द्विवर्णक, द्विवर्णकता। और द्विवर्णता के आधार पर भी हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस वैसा ही है जैसे द्विअपवर्तन में हुआ, यहाँ भी द्विवर्णक क्रिस्टल के द्वारा भी ऐसा ही होगा। दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें मिलेंगी जिनमें कंपन एक दूसरे के लंबवत होंगे, जैसे उपकिरण किरण में था कैल्साइट क्रिस्टल के द्वारा वैसा ही, और उनमें से एक ऑब्जर्व हो जाएगी क्रिस्टल के द्वारा ही। उसके लिए निकोल प्रिज्म जैसा कुछ करने की आवश्यकता हमें नहीं है कि कनाडा वाल्सम सीमेंट या सघन विरल करके पूर्णांतिक परावर्तन जैसा कुछ कराना है। खुद क्रिस्टल के अंदर ही वो गुण होता है। इस तरह के क्रिस्टल जो विशेष प्रकार के मैं बता रहा हूँ द्विवर्णक क्रिस्टल, इनमें खुद में इस तरह का गुण होता है कि वो दो में से एक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एक को पार होने देती हैं। तो एक जो पार होगी वो कैसी होगी? समतल ध्रुवित प्रकाश किरण। अब ये द्विवर्णकता केवल एक सिद्धांत का नाम है, इस पे आधारित जो युक्ति है उसका नाम है पॉलराइड, जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करेगी। समतल ध्रुवित प्रकाश जो हमें प्रदान करेगी वो युक्ति, उसका नाम क्या है? पॉलराइड। तो पॉलराइड कैसे बनाएंगे? पहले तो हमने पॉलराइड प्राप्त करना होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि पॉलराइड कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि जो डायरेक्टली हमें किसी रूप में मिल जाए, क्योंकि हमें तो केवल द्विवर्णक क्रिस्टल तो प्राकृतिक रूप से मिल सकते हैं, लेकिन ये जो पॉलराइड का मैं नाम ले रहा हूँ उसे हमें बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। इसको बनाने की विधि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ किस तरह के बनते हैं। तो पॉलराइड बनाने के लिए क्या करते हैं, पॉलराइड किस तरह से बनाया जाता है? तो एक विशेष प्रकार के द्विवर्णक क्रिस्टलों का इस्तेमाल करना होता है। एक कार्बनिक यौगिक है हर्पेथाइट, हर्पेथाइट या कुनैन के आयोडोसल्फेट। इनका क्रिस्टल जो होता है, या तो हर्पेथाइट क्रिस्टल या कुनैन के आयोडोसल्फेट के क्रिस्टल, ये क्या होते हैं? उच्च कोटि के, उच्च कोटि मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के द्विवर्णक होते हैं। क्या होते हैं? उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं। तो बहुत छोटे साइज के होते हैं, दिखने में अपन इनको तुलना उनकी टूरमैलिन क्रिस्टल से कर सकते हैं। जैसे पहले हमने टूरमैलिन क्रिस्टल बनाया था इस तरह का, जिसमें एक प्रकाशिक अक्ष होती है। तो बहुत छोटे साइज के होते हैं, सामान्य आँखों से दिखाई देने वाले नहीं हैं। बहुत छोटे छोटे अति सूक्ष्म साइज के होते हैं, माइक्रो कोटि के। तो ये तो चित्र में दिखा दिया, इस तरह के होते हैं। प्रकाशिक अक्ष होती है, जो कंपन इस प्रकाशिक अक्ष के समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे। जिस किरण में प्रकाशिक अक्ष के पैरेलल कंपन होंगे वो तो पार हो जाएंगे, और जो लंबवत होंगे वो अवशोषित हो जाएंगे अपने आप। तो किस तरह का काम करेगा? द्विवर्णता काम करेगा। एक रुक गया और एक पार हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे क्रिस्टलों को क्या करना है? नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर, नाइट्रोसेलुलोज एक पारदर्शी झिल्ली आती है, उस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर क्या करना है? ऐसे बहुत सारे क्रिस्टलों को, बहुत सारे मतलब 2, 4, 5 नहीं, जितनी बड़ी तुमको पॉलराइड की फिल्म बनानी है, जितनी बड़ी प्लेट बनानी है, उतनी ज़्यादा तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार
कितने सारे प्रकाश को गुजारना, उसमें से छोटा गुजारना, बड़ा गुजारना, उसके हिसाब से इतनी चाहे तो नाइट्रोसेलुलोज की पारदर्शी झिल्ली पर क्या करना है, हर्फेथाइट या कुनेन के आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के अनेक क्रिस्टलों को इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के क्या रहें, समानांतर। जैसे बहुत सारे क्रिस्टल हैं, पास पास में अरेंज कर दिए, सबकी प्रकाशिक अक्षें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए इस तरह से, ताकि जो पार हो प्रकाश वो सब दरवाजे में से हो, जो सब पैरेलल हो। ऐसे नहीं एक पैरेलल और एक यूँ लंबत कर दिया, इधर का निकल गया इधर का नहीं निकला, आधा प्रकाश पार हुआ इधर नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्रिस्टलों को क्या किया हमने, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर इस तरह अरेंज कर दिया कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्षें क्या रहें, एक दूसरे के समानांतर रहें, पैरेलल रहें, कोई भी आड़ा टेढ़ा लंबत नहीं हो सब। तो क्या करना है, दोबारा सुन लीजिए एक बार, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर हर्फेथाइट या कुनेन के आयोडोसल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के अनेक क्रिस्टल इस तरह से अरेंज करने हैं कि उनकी प्रकाशिक अक्षें क्या हों, एक दूसरे के समानांतर। इधर भी हो सकते हैं, नीचे आगे पीछे कितनी चाहे चौड़ाई लंबाई की हम प्लेट बना सकते हैं। अब उस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर इनको अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, उस झिल्ली को दो कांच की पारदर्शी प्लेटों के बीच में दबा देंगे। जैसे सैंडविच बनाते हैं तो दो ब्रेड के बीच में ककड़ी, टमाटर, प्याज जो भी हम रखना चाहते हैं वो दबा देते हैं। उसी तरह से इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को क्या करना है, दो कांच की पारदर्शी प्लेटों के बीच में दबा दो, क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली तो बड़ी नाजुक होती है। अगर ऐसी डायरेक्टली काम में नहीं लगे, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, टूट जाएगी, झिल्ली भी ख़त्म हो जाएगी। तो परमानेंटली काम चाहिए, पक्का काम चाहिए, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, दो कांच की पतली प्लेटों के बीच में उसको फिक्स कर दिया। अब प्लेटें फिक्स होगी, चिपक गई एकदम, बीच में क्या है, सेलुलोज की झिल्ली। तो कांच की प्लेटें तो सिर्फ पारदर्शी हैं, और ये क्या काम करेंगे, सब द्विवर्णक का, तो उच्च कोटि के द्विवर्णक। तो इस तरह से जो हमें कांच की प्लेट के बीच में नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली के रूप में उच्च क्वालिटी के द्विवर्णक प्राप्त हो गए, उस फिल्म का नाम क्या है, पॉलीराइड। तो दिखने में हमें सिर्फ वो कांच की साधारण पट्टी का जैसी दिखेगी। बहुत सारी जगह पॉलीराइड इस्तेमाल करते हैं, वाहनों के आगे के जो शीशे होते हैं वो पॉलीराइड के होते हैं, तीव्रगामी रेलगाड़ी खिड़कियों के कांच पॉलीराइड के होते हैं। तो दिखने में ऐसा कोई डिफरेंस दिखाई देने वाला नहीं है कि तुम सोचो कि कोई विशेष प्रकार से दिखता हो, अलग से दिखता हो, कुछ अलग उसके अंदर कलर हो या ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये अति सूक्ष्माकार क्रिस्टल होते हैं जो दिखाई देने हैं ही नहीं। नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली भी पारदर्शी होती है, उसका कोई साइज या रूप रंग दिखाई देना नहीं है, और उस पर ये क्रिस्टल भी नहीं दिखने, तो केवल दिखेगा कांच जैसा ही। लेकिन कांच की दो प्लेटों के बीच में क्या है, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ये उच्च क्वालिटी के द्विवर्णक हैं, तो जिससे कि वो फिल्म क्या कहलाएगी, पॉलीराइड। अब इसको अपन देखने के लिए, समझने के लिए दिखा सकते हैं, हालांकि वो तुम्हें द्विवर्णक दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये पॉलीराइड है तुम्हारा। अब पॉलीराइड जो है उसमें केवल कांच की दो प्लेटें हैं जो दिखाई दे रही है। अब इसमें छोटे छोटे हम क्या दिखा सकते हैं, ये हर्फेथाइट या कुनेन के आयोडोसल्फेट के क्रिस्टल। हालांकि दिखाई नहीं देंगे, मैंने कहा ना, लेकिन हम अपने समझने के लिए, तसल्ली के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ है, क्योंकि मूल काम तो इन्हीं को करना है। कांच की प्लेट तो कोई काम करने वाली है नहीं, वो तो साधारण ट्रांसपेरेंट प्लेट है जिसमें से प्रकाश सीधे पार हो जाएगा। लेकिन ये जो हर्फेथाइट के क्रिस्टल हैं, ये सब क्या हैं, उच्च क्वालिटी के द्विवर्णक है। तो जब कोई अद्रवित प्रकाश यहाँ से आएगा, इस प्लेट से गुजरेगा, पॉलीराइड से गुजरेगा, ये क्या है, अद्रवित प्रकाश है। ये क्या हो गया, अद्रवित प्रकाश।
अब जो दो किरणें इसमें डिवाइड होंगी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी। डायरेक्शन दो नहीं है द्वितीय अपवर्तन के द्वारा। जैसे द्वितीय अपवर्तन में डबल डायरेक्शन अलग अलग दिशा होती है ना, वो किरण एक किरण, इसमें एक ही दिशा में होंगी। और दो किरणें ही होंगी इसमें भी, और एक में कंपन, दूसरे के क्या होंगे, लंबवत। तो दोनों तरह के कंपन यहाँ दिखा दिए जाते हैं। जैसे मैंने दोनों तरह के कंपन दिखा देता हूँ। ये ग्रीन चौक से दिख रहे हैं, या येलो चौक इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो चौक ले ली हमने। तो दोनों तरह के कंपन हैं, एक दूसरे के लंबवत वाले। तो जो ये वाले कंपन हैं, कौन से, पीले वाले जो यूँ हैं, जो क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष के क्या हैं, समानांतर, वो तो क्या हो जाएंगे, पोलराइड फिल्म से पार हो गए, ये वाले। और जो इस तरह के कंपन हैं, मान लीजिए क्रिस्टल अक्ष यूँ हैं, प्रकाशिक अक्ष यूँ खड़े हुए हैं सारे, और उसमें से पार हो रहे हैं, तो जो ये वाले कंपन हैं लंबवत वाले, वो तो प्रकाशिक अक्षों के समानांतर हैं, इसलिए क्या हो गए, पार हो गए। और जो इस तरह के हैं लंबवत, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाएंगे। तो ये इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, कंपन कम होते जा रहे हैं, आयाम इनका घटता जा रहा है, और आखिरकार में इस तरह की किरण क्या हो गई, टोटली मिला के एब्जॉर्व होगी अंदर ही। तो दो किरणें बनी जिनमें कंपन एक दूसरे के लंबवत थे, लेकिन एक किरण में जो कंपन थे वो प्रकाशिक अक्षों के समानांतर थे। जैसे कि पीले पॉइंट से मैंने दिखा रखे हैं, पीले वाले कंपन जो हैं वो प्रकाशिक अक्षों के समानांतर हैं। समानांतर है तो इनमें से वो कंपन पार हो जाएंगे और वो किरण बाहर निकल जाएगी। और दूसरी किरण में जो कंपन है वो लंबवत है, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्व हो जाएंगे। तो द्विवर्णता होगी ना, दो में से केवल एक को सेलेक्ट करके बाहर निकाल दिया, तो जो बाहर निकली वो टोटली क्या है, पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश किरण। क्या मिल गई हमें, पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश किरण मिल गई, जो कैसी है, जिसमें विद्युत सदिश कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। तो दो में से एक हमें मिल गई। ये अध्रुवित प्रकाश जब पोलराइड से गुजरेगा तो एक किरण सेलेक्ट होकर पार हो जाएगी और दूसरी किरण क्या हो जाएगी, पोलराइड द्वारा अवशोषित हो जाएगी। तो इस तरह पोलराइड फिल्म के द्वारा द्विवर्णता सिद्धांत के आधार पर हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाए। ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, तो संसूचन का मीनिंग क्या होता है, संसूचन मतलब एक तरह से शॉर्ट में कहना, कलेक्ट करना, प्राप्त करना, संग्रहण करना। यानी कि अपने को ये चेक करना है कि अध्रुवित प्रकाश जो हमारा था, नेचुरल प्रकाश जो होता है, सामान्य स्रोत से जो प्रकाश आ रहा वो कैसा होता है, अध्रुवित। अब उसको ध्रुवित करने के लिए ही हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलराइड का। ठीक है, तो पोलराइड के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हुआ कि नहीं हुआ, इसका पता कैसे लगेगा, इसका अनुमान कैसे लगेगा, इसकी जांच कैसे होगी, वो क्या है, एक तरह का संसूचन मेथड है। ठीक है, तो इसके लिए हमने दो तरह की व्यवस्थाएं रखी हैं। पहली व्यवस्था है समानांतर व्यवस्था। तो इसमें हमें दो पोलराइड लेने हैं। कितने, दो क्यों लिए हैं, इनमें से एक पोलराइड तो वो है जो प्रकाश का ध्रुवण करेगा, इसलिए उसका नाम होगा ध्रुवक पोलराइड। नीचे लिखा हुआ है नाम, ध्रुवक पोलराइड, क्योंकि ये प्रकाश का ध्रुवण करेगा। दूसरा हमने इसलिए लिया है कि जो प्रकाश ध्रुवित हुआ उसकी जांच करनी है कि ध्रुवण हुआ कि नहीं हुआ। कैसे मान लें कि प्रकाश का ध्रुवण हो गया, कैसे ये प्रूफ हो कि ये पोलराइड प्रकाश का ध्रुवण कर सकता है। तो इसको जांचने के लिए हमने ये दूसरा पोलराइड इसके समानांतर अरेंज किया है, इसलिए इसका नाम है विश्लेषक पोलराइड। यानी ये एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा कि प्रकाश जो ध्रुवक से पार हुआ उसका ध्रुवण हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली व्यवस्था जो लिखी है हेडिंग में, समानांतर व्यवस्था, तो इसका मीनिंग क्या है, दोनों जो पोलराइड हैं वृत्ताकार शेप में हैं, ये दोनों ही पोलराइड इस तरह की स्थिति में। पोलराइड में केवल ये तो क्या है, फ्रेम है एक,
और बीच में जो कांच की प्लेट के रूप में दिखेगा वो पॉलीराइड। पहले भी मैंने बताया दिखने में कांच जैसे ही दिखेगा सामान्य, लेकिन उसके अंदर दो प्लेटों के बीच में हर्पेथाइट या कुनेन के आयोडोसल्फेट के क्या लगे होते हैं, क्रिस्टल अरेंज होते हैं, तो वो इस तरह से दिखेगा। तो दो पॉलीराइड हैं ये एक दूसरे के समानांतर, इस तरह जैसे ट्रक के दो पहिए नहीं होते आमने सामने, ट्रक के, बस के, कार के, कोई के, उसी तरह से दोनों ये वृत्ताकार शेप में इस तरह से आमने सामने रखे हुए हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, ये हमारी आँख है जहाँ से दोनों में से निर्गत प्रकाश को देखेंगे। तो दो पॉलीराइड हैं, इनको तुम प्रैक्टिकली देख सकते हो लैब में, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तब तुम्हें दिखा देंगे। इस तरह के दो पॉलीराइड एक दूसरे के सामने अरेंज होते हैं बिल्कुल पैरेलल स्थिति में दोनों, जैसे ट्रक के दो पहिए होते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल सेम दोनों पॉलीराइड एक दूसरे के सामने अरेंज होंगे। फिलहाल जो व्यवस्था है समानांतर, उसमें क्या है, दोनों की प्रकाशिक अक्षें, ये जो रेड लाइन से मैंने दिखा रखी है लाइनें, देखो गौर से, ये तो जो फ्रेम है वो है जिसमें वो पॉलीराइड फिल्म फिक्स है ना, वो फ्रेम वृत्ताकार है जो मैंने वाइट चॉक से शो कर रखा है। और जो रेड लाइनें दिखा रखी हैं देखो गौर से, ये रेड जो लाइनें हैं वो प्रकाशिक अक्षों को शो कर रही है। हालांकि ये दिखाई नहीं देगी रियल में, तुम अगर देखना चाहोगे उसके अंदर पॉलीराइड में के साथ दिखाई नहीं दे रही। तो मैंने पहले ही कहा ना, हर्पेथाइट के जो क्रिस्टल होते हैं वो अति सूक्ष्म आकार के होते हैं जो सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देने वाले हैं, तो प्रकाशिक अक्षें भी दिखाई नहीं देती हैं। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए या अपने समझने के लिए हमने उनको रेड लाइन से शो किया है कि ये रेड लाइनें क्या हैं, प्रकाशिक अक्षें हैं। तो फर्स्ट जो चित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है उसमें दोनों पॉलीराइडों की प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर। समानांतर समझ रहे हो ना, जैसे ये रेखा छिद्र और ये रेखा छिद्र आमने सामने हैं, समानांतर, यानी जो इसमें से पार होगा वो इसमें से भी क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। जैसे दो दरवाजे होते नहीं आमने सामने, बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट, इसमें से जो गुजरेगा वो इसमें से भी गुजर जाएगा। तो वैसे ही इसकी प्रकाशिक अक्षें और इसकी प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर। तो इसमें क्या होगा, तो चित्र में हमने दिखाया हुआ है ये जो प्रकाश है अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश जब गुजरेगा ध्रुवक पॉलीराइड से, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कंपन, ये विद्युत सदिश कंपन दिखाए हुए हैं, संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में है, इधर भी इधर भी इधर भी, सब तरह से। तो ये जो कंपन है प्रकाशिक अक्षों के समानांतर जो कंपन है, जो विद्युत सदिश कंपन पॉलीराइड की प्रकाशिक अक्षों के समानांतर हैं वो इसमें से पार हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के जो अन्य दिशाओं के कंपन हैं वो सब के सब अवरुद्ध हो जाएंगे या अवशोषित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से केवल ये कंपन पार निकल गए जो कि क्या थे, प्रकाशिक अक्षों के समानांतर। तो कंपन केवल कितनी दिशा में है, अब एक ही दिशा में। और स्टार्टिंग से ही मैंने तुम्हें बताया है कि प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ क्या होता है। प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ क्या होता है, प्रकाश में केवल एक दिशा में विद्युत सदिश कंपनों को स्थिर कर देना, नियत कर देना, स्थायी कर देना ध्रुवण कहलाता है। तो अब जो ये प्रकाश ध्रुवक पॉलीराइड से निकला उसमें केवल एक ही दिशा में कंपन है, दिखाई दे रहे हैं चित्र में केवल ये, और इसी प्लेन में रहेंगे हमेशा। तो ये कैसा प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवक पॉलीराइड से जो निकला वो क्या हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब ये प्रकाश किस में होके गुजरेगा, विश्लेषक। अब चूंकि इसकी प्रकाशिक अक्षें और इसकी एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर, तो जो इसमें से पार हो गया वो नेचुरली इसमें से भी क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो ये जो कंपन यहाँ अब पहुँचेंगे तो ये दरवाज़ा इन्हीं के पैरेलल है बिल्कुल, तो इसमें से भी पार हो जाएंगे। तो कंप्लीटली जितना है फुल वो निर्गत हो जाएगा इस विश्लेषक पॉलीराइड से भी। तो हमें जो तीव्रता प्राप्त होगी, जैसे हम किसी स्रोत को देख रहे हैं, बल्ब को देख रहे हैं, मान लीजिए दोनों पॉलीराइडों में होगा, और किसको देख रहे हैं हम, बल्ब को देख रहे हैं, ट्यूबलाइट को देख रहे हैं। तो बल्ब से चलने वाला जो प्रकाश है वो हमें कैसा दिखाई देगा, मैक्सिमम तीव्रता का, यानी बहुत ज़्यादा चमकीला दिखेगा, शार्प दिखेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि जो ध्रुवित प्रकाश हुआ वो पूरी तरह से
विश्लेषक से होकर भी गुजर गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस पॉलेराइड को जो विश्लेषक है उसको धीरे धीरे इसके लंबवत अक्ष के सापेक्ष ऐसे घुमाते जाओ। विश्लेषक पॉलेराइड है, उसको धीरे धीरे, ध्रुवक को एज इट इज रखना है, इसको कोई किसी पोजीशन में हिलाना डुलाना नहीं है, केवल जो सामने विश्लेषक है उसको धीरे धीरे घुमाते जाओ। तो इसको जब घुमाते जाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हम तीव्रता देख रहे हैं, जैसे बल्ब को देख रहे हैं हम, ठीक है, एक ध्रुवक के सामने और एक विश्लेषक, तो विश्लेषक को हम धीरे 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 ऐसे क्या करते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं। तो जैसे विश्लेषक को धीरे धीरे घुमाते जाएंगे तो ये जो तीव्रता है प्रकाश की वो घटती जाएगी। पहले भी मैंने टूरमेलिन क्रिस्टल का एग्जाम्पल में तुमको बताया था, तो तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जब घटती जाएगी और एक स्थिति ये आ जाएगी 90 डिग्री पर। ये जो सेकंड चित्र है इसको मैंने लिखा क्रॉसित। क्रॉसित का मतलब होता है 90 डिग्री पर, यानी अक्षें एक दूसरे के क्या हो गई, लंबवत। ध्रुवक पॉलेराइड एज इट इज है, जैसे इस चित्र में है वैसे इसमें रखा हुआ है, और विश्लेषक को हमने घुमाते 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 क्या कर दिया, 90 डिग्री कोण पर, यानी इस पोजीशन की तुलना में हमने ये ध्रुवक है जो सामने स्रोत के पास में रखा है, और ये विश्लेषक है जो हमारी आँख के पास है। शुरू में दोनों की प्रकाश की समानांतर थी, हमने धीरे धीरे इसको घुमाना चालू किया, घुमाते घुमाते 90 डिग्री पे ले आए। ये 90 डिग्री पोजीशन हो गई। तो 90 डिग्री पे जब आ गया तब हम देखेंगे कि हमें प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाएगा, शून्य तीव्रता। क्या होगा, शून्य, यानी अगर बल्ब को देख रहे हैं तो बल्ब दिखना बंद हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने जो प्रकाश का ध्रुवण किया, यानी यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, समतल ध्रुवित प्रकाश। यहाँ तक की पोजीशन एक जैसी है दोनों में, यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है कि यहाँ तो प्रकाश की कक्षा समानांतर थी तो वो इसमें से पार हो गया, लेकिन अब जब तुमने इसको 90 डिग्री पे कर दिया तो चित्र देख के समझ सकते हैं अपने आप, ये कंपन इस तरह से ऊर्ध्वाधर और अक्ष ऐसे हो गई, यानी कि ये खड़ा हुआ और ये पड़ा हुआ। अब इसमें से कैसे पार होगा, नहीं होगा ना, कॉमन सेंस है। अब जब इसमें से पार नहीं होगा तो ये जो कंपन समतल ध्रुवित प्रकाश में थे, यानी कि जो ध्रुवक से निकला प्रकाश वो इस पॉलेराइड, विश्लेषक पॉलेराइड से बाहर आ ही नहीं पाएगा। जब नहीं आएगा तो हमारी आंखों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो हमें दिखाई नहीं देगा, शून्य तीव्रता। तो इस प्रैक्टिकल से क्या स्पष्ट हुआ, अब इसको भी तुम और वापस घुमा सकते हो, ऐसे 90 के बाद आगे घुमा सकते हो। जैसे शुरू में दोनों की प्रकाश की कक्षा समानांतर थी, घुमा के तुमने 90 किया, तीव्रता घटती गई और इस कंडीशन में 0 हो गई। और अगेन दोबारा घुमाएंगे तो तीव्रता फिर से बढ़ने लगेगी, और अगर दोबारा पैरेलल हो गई दोनों की प्रकाश की कक्षाएँ तो फिर से क्या दिखाई देगी, मैक्सिमम तीव्रता। तो 0 से 360 तक अगर घुमाएं तो 2 बार तीव्रता मैक्सिमम होगी जो पैरेलल होंगी, 2 बार 0 हो जाएंगी, 0 और 360 पर। तो इससे, इस प्रयोग से क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ध्रुवक से जो प्रकाश निकला वो बिना कोई शक के बेशक कैसा है, समतल ध्रुवित। क्योंकि अगर समतल ध्रुवित नहीं होता और ये मान के चलें कि ये अध्रुवित होता तो इस विश्लेषक पॉलेराइड को घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो सभी दिशाओं में कंपन है, हमने यूँ रखा तो इस दिशा वाले कंपन पार हो गए, जब हमने यूँ घुमा दिया तो इधर वाले कंपन हो जाएंगे, वो भी निकल सकते हैं। जब हमने 90 डिग्री पे कर दिया तो आड़े वाले कंपन निकल जाएंगे। तो कोई ना कोई कंपन निकलेगा, और निकलेगा तो तीव्रता शून्य नहीं आएगी बल्कि एक जैसी दिखाई देगी, कांस्टेंट, यानी कि ना तो घटती हुई प्रेक्षित होगी और ना बढ़ती हुई प्रेक्षित होगी। तो अगर इस प्रकाश का ध्रुवण नहीं हुआ होता, इस प्रकाश का ध्रुवण नहीं हुआ होता और हमें ये जो प्रकाश है वो अध्रुवित ही प्राप्त होता, तो इस विश्लेषक पॉलेराइड को घुमाने से निर्गत प्रकाश की तीव्रता पर कोई परिवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। यानी तीव्रता ना तो घटती हुई ऑब्जर्व होती और ना तीव्रता बढ़ती हुई प्रेक्षित होती। लेकिन प्रैक्टिकली हमें तीव्रता घटती हुई भी ऑब्जर्व हो रही है, बढ़ती हुई भी ऑब्जर्व हो रही है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो प्रकाश ध्रुवक से निकला वो कैसा है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। इसका मतलब प्रकाश का ध्रुवण हुआ है और उसका संसूचन भी हमने कर दिया है। ठीक है, अब इसी बेस पर एक नियम आता है तुम्हारा
इसी व्यवस्था के आधार पर एक नियम आता है जिसे कहते हैं मेलस का नियम। क्या नियम है? मेलस साइंटिस्ट का नाम है, उसका नियम है। बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 1.5 या 2 नंबर का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल भी है इसका तुम्हारा, पॉलेराइड का माइनर प्रैक्टिकल आता है, उसमें इसको पूछा जाता है। तीव्रता मैक्सिमम मिनिमम्स को शो करते हैं। तो ये जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल अभी समझाया था उसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो मेलस का नियम क्या है, एक बार सुन लीजिए। मेलस का नियम क्या है? मेलस के अकॉर्डिंग ध्रुवक और विश्लेषक पॉलेराइडों से निर्गत, दोनों से, मैंने दोनों का नाम लिया ना, ध्रुवक और विश्लेषक पॉलेराइडों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता को हम आई से शो कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करती है? दोनों पॉलेराइडों की प्रकाशिक अक्षों के मध्य बनने वाले कोण। अगर दोनों पॉलेराइड की अक्षें समानांतर हैं तो कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। और अगर दोनों की अक्षें क्या हो गई? लंबवत हो गई, तो कैसा कोण बनेगा? थीटा 90। तो दोनों पॉलेराइडों की प्रकाशिक अक्षों के मध्य बनने वाले कोण की कोजा समझते हो ना, कॉस, कोजा के वर्ग के समानुपाती होती है। आई प्रोपोर्शनल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मेलस का नियम क्या है? ध्रुवक और विश्लेषक पॉलेराइडों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता किसके समानुपाती है? दोनों पॉलेराइडों की प्रकाशिक अक्षों के मध्य बनने वाले कोण की कोजा के वर्ग के समानुपाती होती है। आई प्रोपोर्शनल कॉस स्क्वायर थीटा। प्रोपोर्शनल चिन्ह अगर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? I0। I0 यहाँ पे मैक्सिमम मान है, जहाँ I0 क्या है? मैक्सिमम तीव्रता कांस्टेंट के रूप में है, समानुपाती नियतांक जैसे लिखते हैं वैसे ही। तो I0 एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में मैक्सिमम तीव्रता को शो करता है। अब जैसे मान लीजिए समानांतर व्यवस्था की बात करते हैं अपन। समानांतर व्यवस्था में पॉलेराइडों की प्रकाशिक अक्षें क्या होती हैं? एक दूसरे के समानांतर, और समानांतर अगर हैं तो दोनों की प्रकाशिक अक्षों के मध्य कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखिए तो आई बराबर क्या हो गया? केवल I0। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो तीव्रता क्या आई? मैक्सिमम तीव्रता आई। तो चित्र से भी अपन देख सकते हैं, समानांतर व्यवस्था में दोनों पॉलेराइडों से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब क्रॉसित व्यवस्था की बात करें। क्रॉसित व्यवस्था, इस व्यवस्था में क्या होगा? क्रॉसित व्यवस्था का डायग्राम चित्र में समझा हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों पॉलेराइडों की प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत। लंबवत कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्रॉसित व्यवस्था में थीटा 90, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। अब 0 वैल्यू यहाँ रखते हैं तो तीव्रता क्या मिलेगी? I इज इक्वल टू 0, यानी कि शून्य तीव्रता। तो जैसे कि इसमें भी दिख रहा है, शून्य तीव्रता होती कि नहीं क्रॉसित व्यवस्था में। ये कंपन जो है वो विश्लेषक पॉलेराइड द्वारा टोटली अवरुद्ध हो जाते हैं, एक भी कंपन बाहर नहीं निकल पाता। तीव्रता कैसी ऑब्जर्व होती है? शून्य। अब इसके अलावा और अगर एंगल अपन देखते हैं
जैसे सपोज करो नंबर 1 थीटा इक्वल टू हमने घुमाया 30 डिग्री पर, इस समानांतर व्यवस्था से 30 डिग्री कोण पर हमने विश्लेषक पोलेराइड को घुमा दिया। दोनों की अक्षों के बीच कितना कोण हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 30 की वैल्यू क्या है? कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2, जानते हो सब ये। अब ये वैल्यू तुमने यहाँ रखी तो क्या आया? I बराबर I0 और कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है तुम्हें? √3/2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, तो 3/4, यानी कि तीव्रता कितनी रह जाएगी घटकर? 3/4, कह सकते हैं 75%। तो यहाँ तो 100% है, मैक्सिमम तीव्रता का मतलब 100% पार हो रहा है। इस समतल ध्रुवित प्रकाश का 100% पार्ट विश्लेषक से पार हो रहा है, तो तीव्रता मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही तुमने 30 डिग्री पे विश्लेषक को घुमा दिया तो कितनी रहेगी तीव्रता? 3/4 मतलब 3/4, 75%, यानी 25% अवरुद्ध हो गया। अब जैसे नंबर 2 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, 30 के बाद 45 पे घुमा दें तो 45 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। कॉस 45 क्या होता है? 1/√2। अब ये वैल्यू यहाँ रखो तो I0 और कॉस थीटा की जगह क्या लिखना है? 1/√2 और इसका क्या कर दो? स्क्वायर। तो I0 और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2। एक का तो एक ही है, √2 का 2 हो गया। 1/2 का मतलब 50%। तो जैसे ही 45 डिग्री पे घुमाया तीव्रता क्या रह गई? 50% रह गई। और अगर घुमाएं इसको, थीटा 60 डिग्री पे घुमा दिया तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 60 के लिए कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये मान हम यहाँ रखेंगे तो I0 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी 25% होगी। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि यहाँ इस कंडीशन में एक यानी मैक्सिमम तीव्रता 30 डिग्री पे घुमाया 75% रह गई, 3/4 रह गई। 45 पे घुमाया हाफ रह गई 50%। 60 पे घुमाया 1/4 रह गई 25%। और अगर 90 पे घुमा दिया तो 0 हो गई। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि तीव्रता मैक्सिमम से धीरे धीरे घटती जा रही है। 3/4, 1/2, 1/4 और फिर 0। तो 0 से 90 डिग्री तो घुमाएंगे विश्लेषक को तो तीव्रता मैक्सिमम से घटते हुए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फिर उसके बाद दोबारा जब घुमाएंगे तो अगेन 0 से बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते जब थीटा का मान 180 हो जाएगा तो फिर से तीव्रता क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो 0 से 360 तक अगर विश्लेषक को घुमाएं तो 2 बार तीव्रता मैक्सिमम और 2 बार तीव्रता मिनिमम होती है। तो ये ध्रुवक और विश्लेषक पोलेराइड का इस्तेमाल करके हम समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कर सकते हैं और इसी से संबंधित ये मेलस का नियम है। तो ये इससे समझ सकते हैं, ठीक है। देखो अब अपन पढ़ेंगे पोलेराइडों के उपयोग, ठीक है। मूल इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ में पोलेराइड का इस्तेमाल कहाँ होता है उसका उपयोग अपन पढ़ेंगे। पोलेराइडों के उपयोग यानी डेली लाइफ में व्यवहारिक जीवन में पोलेराइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला होता है नंबर 1 वाहनों के बात रोधी पर्दे। वाहनों के बात रोधी पर्दे जिसको अपन विंड स्क्रीन कहते हैं ना। विंड वाली हवा होती है, हवा रोकने के लिए सामने की जो स्क्रीन होती है ना, ट्रक बस बड़े बड़े वाहन जो होते हैं 4 व्हीलर, उनमें जो आगे का जो स्क्रीन होती है विंड स्क्रीन जिसको कहते हैं, वो सामान्य कांच की नहीं है बल्कि काई की बनी होती है, पोलेराइड की। क्यों बनाई जाती है पोलेराइड की? जैसे मान लीजिए रात्रि के समय कोई वाहन चल रहा है सड़क पर
सड़क पर मान लीजिए बारिश का समय है, गड्ढे में पानी भर गया, सड़क पे गड्ढे होते ही हैं जनरली, ऐसी सड़क होती है इंडिया की। तो गड्ढों में जो पानी भर जाता है तो वो गड्ढे जो पानी भरा हुआ है वो मिरर की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि दर्पण की तरह काम करेगी। जो समतल सड़क है उसमें गड्ढों में पानी भर गया, रात के समय काय की तरह काम करेगी, वो समतल दर्पण की तरह। तो खुद की हेडलाइट का प्रकाश भी हो सकता है, खंभों की लाइट का प्रकाश भी हो सकता है, सामने से आने वाले किसी वाहन की लाइट का प्रकाश भी हो सकता है। वो प्रकाश जब रोड पे गिरेगा तो वहाँ से परावर्तित होकर उस वाहन चालक की आंखों पे पड़ेगा, और आंखों पर जब पड़ेगा कैसा प्रकाश होगा, वो अध्रुवित। कैसा प्रकाश होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। और अध्रुवित प्रकाश कैसा होता है? ये इस तरह का जिसमें सभी दिशाओं में कंपन होते हैं। तो वो अध्रुवित प्रकाश क्या करेगा? ड्राइवर की या चालक की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करेगा, एकदम से चकाचौंध हो जाएगी। और जब चकाचौंध होगी तो समझ सकते हो क्या होगा। चकाचौंध जैसे ही हुई कुछ दिखाई नहीं देगा सामने पोल है, खंभा है, दीवार है, गड्ढा है, सड़क से उतर गए, कुछ भी संभव हो सकता है, यानी कि दुर्घटना संभव है। दुर्घटना संभव हो सकती है, रोड से उतर गया नीचे वाहन, या किसी दीवार में टकरा गया, या सामने वाले वाहन से ही टकरा गया, या किसी पोल से टकरा गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो जो आगे की विंड स्क्रीन है वो काई की बनाई है? पॉलीराइड की। उससे क्या होगा? जो सड़क से परावर्तित प्रकाश आ रहा है, ठीक है, या वाहन सामने वाले की वाहन का या हेडलाइट या खंबे पे लगी हुई लाइट का, रोड लाइट का कोई प्रकाश आ रहा है, तो वो जो प्रकाश अध्रुवित है वो इस विंड स्क्रीन से गुजरने के बाद कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित। और समतल ध्रुवित प्रकाश जब पहुंचेगा आंखों तक तो चकाचौंध उत्पन्न नहीं होगी, नॉर्मल सामान्य, यानी चालक की आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एज इट इज़ अपने कंसंट्रेशन के साथ वाहन को चलाता रहेगा, जिससे दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। तो पहला उपयोग क्या हो गया? वाहनों के बातरोधी पर्दे काई के बनाए जाते हैं? पॉलीराइड के बनाए जाते हैं, जिससे कि वाहन चालक की आंखों में चकाचौंध नहीं हो और वो दुर्घटना से बचा रहे। दूसरा जो उपयोग है वो है तीव्रगामी रेलगाड़ियों के कांच। तीव्रगामी रेलगाड़ियों या वायुयान भी हो सकते हैं जो बहुत स्पीड से चलते हैं, कि खिड़कियों के कांच, खिड़कियों के जो शीशे होते हैं वो काई के बने होते हैं? पॉलीराइड के। तीव्रगामी राजधानी एक्सप्रेस जो होती है, बड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें, उनकी खिड़कियों के जो कांच है, हवाई जहाज़ की खिड़कियों के जो कांच हैं वो भी काई के बने होते हैं? पॉलीराइड के। क्यों बने होते हैं? क्योंकि तीव्रगामी रेलगाड़ी चल रही है, मान लो सूर्य का प्रकाश बाहर से आ रहा है, सामान्य प्रकाश कैसा है? अध्रुवित। अगर सामान्य कांच की खिड़कियां बना दी तो वो अध्रुवित ही मिलेगा। तो जो यात्री खिड़की के पास बैठा है उसकी आंखों में बार बार चकाचौंध होगी। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का सफ़र है, लगातार वो चकाचौंध होगी तो उससे बहुत डिस्टर्बेंस होगा, आंखों में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए वो कांच जो है खिड़कियों का, वो किसका बनाया हुआ है? पॉलीराइड का बनाया हुआ है। उससे क्या होगा कि सूर्य का जो प्रकाश या बाहर से किसी भी और प्रकाश जो अंदर प्रवेश कर रहा है ट्रेन में खिड़की में होकर, वो अध्रुवित है, लेकिन पॉलीराइड से गुजरने के बाद वो कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित हो जाएगा। और समतल ध्रुवित प्रकाश चकाचौंध उत्पन्न नहीं करेगा, तो वो यात्री आराम से फुल फ्रेश होके आराम से सफ़र कर पाएगा, बिना किसी टेंशन के। चकाचौंध नहीं होगी, बाहर की वस्तुओं को इजी गोइंग देख पाएगा, बिना चकाचौंध के, वरना बाहर नहीं देख पाएगा। तो वो आराम से रहेगा। इसलिए तीव्रगामी रेलगाड़ी और वायुयान की खिड़कियों के कांच भी इसके बने होते हैं? पॉलीराइड के। तीसरा है जो वाहनों की हेडलाइट्स होती है, हेडलाइट्स समझते हो ना, मुख्य लाइट। तो हेडलाइट्स के कांच जो होते हैं आगे का, वो भी काई का बना हुआ है? पॉलीराइड का। हेडलाइट जो होती है वाहनों की, जैसे 4 व्हीलर्स की 2 होती हैं, मोटरसाइकिल की 1 होती है, तो जो हेडलाइट से जो निकलेगा प्रकाश वो भी
अगर पॉलीराइड का बना हुआ नहीं हुआ आगे का कांच, सामान्य बना दिया ऐसे ही या छोड़ दिया खुला, तो वो कैसा निकलेगा प्रकाश? अध्रुवित। और अध्रुवित प्रकाश हमेशा क्या उत्पन्न करता है? आँखों में चकाचौंध। अब जैसे मान लीजिए सामने से कोई मोटरसाइकिल आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं, तो उसकी हेडलाइट्स का प्रकाश हमारी आँखों में और हमारी हेडलाइट्स का प्रकाश उसकी आँखों में चकाचौंध उत्पन्न करेगा। और दोनों को ही अगर मान लो कुछ ठीक आधा सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया हड़बड़ाहट में, तो दोनों को क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। 4 व्हीलर है, उधर से ट्रक आ रहा है, इधर से कार जा रही है, उनकी हेडलाइट्स का प्रकाश दोनों चालकों की आंखों में क्या उत्पन्न करेगा? चकाचौंध उत्पन्न करेगा। तो दोनों की क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, टक्कर हो सकती है। तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए हेडलाइट्स के आगे का जो कांच है वो भी किसका बनाया हुआ है? पॉलीराइड का, ताकि जो हेडलाइट्स से चलने वाला प्रकाश बाहर निकले तो ऑलरेडी वो कैसा हो जाए? समतल ध्रुवित। अध्रुवित प्रकाश बाहर नहीं निकले। और समतल ध्रुवित निकलेगा तो वाहन चालक की सामने से आने वाले चालकों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए भी हेडलाइट्स के कांच काहे के बनाए जाते हैं? पॉलीराइड के। चौथा है त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए। 3D चित्र जो होते हैं, त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए, तो त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए भी काहे का इस्तेमाल करते हैं? पॉलीराइड का। त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉलीराइड का। 3D फिल्में देखी है कभी तुमने? सामान्य आँखों से देखोगे 3D अपन जानते हैं 3 अक्षें होती है, X, Y और Z यहाँ होती है इधर की तरफ। तो सामान्य जो पिक्चर होती है वो 2D होती है केवल। जैसे अब ये चित्र हमने बनाए हैं, ये सब कैसे हैं? 2D, क्योंकि 2 ही अक्षें, एक और एक इधर। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी हैं वो सब कैसे हैं? 2D। 3D का मतलब बिल्कुल सामने जो बनेंगी। तो कुछ 3D पिक्चर्स भी होती हैं, तो उनको सामान्य आँखों से क्लियरली देख नहीं सकते, क्योंकि तीसरी अक्ष को हम देख नहीं पाएंगे। तो उसको देखने के लिए हमें काहे का इस्तेमाल करते हैं? पॉलीराइड बने चश्मे का। तो वो तीसरी वाली अक्ष को ऑब्जर्व कर लेगी और हम उसको देख पाएंगे ठीक से। तो त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए भी काहे का इस्तेमाल करते हैं? पॉलीराइड का। और 5वां पोलेरोमीटर आता है, ध्रुवणमापी। यानी विभिन्न प्रकार के ठोस या उनके लिक्विड की ध्रुवणता मापने के लिए। ध्रुवणता क्या है? जैसे शक्कर का घोल, उसमें ध्रुवणता होती है। उसको मापने के लिए जो इस्तेमाल करने वाला उपकरण है ध्रुवणमापी। बड़ी क्लास में आगे पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल से। तो उसके लिए भी अपन पॉलीराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मूल 4-5 उपयोग ध्रुवणमापी के रूप में त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए, हेडलाइट्स के कांच, तीव्रगामी रेलगाड़ी, वायुयान खिड़कियों के कांच, वाहनों के बातरोधी पर्दे, ये जनरली एक व्यावहारिक लाइफ में बहुत अच्छे, ज़्यादा काम में आने वाले उपयोग हैं। इन सब में पॉलीराइड का बेहतरीन उपयोग होता है, जो हमारे डेली लाइफ के लिए सूटेबल, अच्छी लाइफ के लिए आवश्यक होते हैं। तो जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर के 2 उपयोग पूछ सकते हैं कि कोई 2 उपयोग बताइए, तो 5 में से कोई से भी 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पॉलीराइडों के उपयोग हो गए।